नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि यहाँ पर सभी धनंजय करण गुलेरिया जब दोनों जंगल में फंस जाते हैं तब वहाँ पर अनिका किंग के स्टैचू के साथ आती है और वहाँ पर वो अब चारों ही राजीव गुलेरिया को बचा लेते हैं। जब वो देखते हैं तो तब अनिका कहती है कि इनकी हालत तो बहुत ही सीरियस है, इसलिए इन्हें जल्द से जल्द मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और ये कहते हुए ही अब अनिका राजीव गुलेरिया को अपनी गाड़ी में डाल लेती है और अब साथ के साथ किंग की स्टैचू भी उसके साथ ही यहाँ पर रोहित के पैलेस के लिए निकल जाते हैं। वहीं एक दूसरी गाड़ी में अब करण गुलेरिया और धनंजय भी उनके पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर अनिका सबसे पहले अब राजीव को मेडिकल ट्रीटमेंट देती है, जिसमें उन्हें उनका ऑपरेशन करना पड़ा। ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चला था। ऑपरेशन पूरा होने के बाद अब यहाँ पर अनिका उस स्टैचू से कहती है कि आई होप आगे का काम तुम सब कर लोगी। तब अब वो स्टैचू भी कहती है यस डेफिनेटली, क्यों नहीं, मैं आगे का काम कर लूँगी। अब अनिका ये सब कहकर अब उस वार्ड से बाहर आती है और उसके सामने अब अनिका देखती है कि जॉन और एनी खड़े हुए थे। उन्हें ऐसे देखकर अब अनिका कहती है कि इस वक्त तुम दोनों यहाँ इस वक्त आलिशा ठीक तो है ना। अब अनिका किस बात पर अब एनी कहती है यस मैडम सी इज फाइन। इस बात पर अब अनिका कहती है ठीक है, तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं बस सभी को राजीव चाचा के बारे में बता कर आती हूँ। वो सब उन्हीं के बारे में अपडेट लेने के लिए चिंतित होंगे। इस बात पर अब एनी कहती है ओके मैडम। अनिका अब जल्दी से अपने कदमों को अपने रूम की तरफ लेकर जाने लगती है। कुछ ही देर में अनिका अब अपने बाथरूम से होकर अब अपने रूम में आ जाती है। अनिका के मन में अभी बहुत सारे सवाल थे। वो अभी भी यही सोचती है कि वो इस बारे में अपने पापा से बाद में बात करेगी। अपने रूम से बाहर निकलकर अब अनिका सीधे ही स्टेयरकेस से नीचे आती है। जैसे ही अनिका नीचे आती है तो वो देखती है कि सभी वहां पर बैठे बैठे ही सो गए थे। उन्हें सोता हुआ देखकर अब अनिका समझ गई थी कि वो सभी उसी का ही वेट करते हुए ही वहां पर सो गए हैं, क्योंकि अनिका जानती थी कि वो सब राजीव चाचा के लिए कितना ही चिंतित थे। इसीलिए शायद वो अभी तक अपने कमरे में नहीं गए। अनिका भी यही सोचती है कि इन्हें सोने देती हूँ, क्योंकि जब ये उठेंगे तब मैं इन्हें राजीव चाचा के हेल्थ के बारे में अपडेट दूंगी। यही सोचते हुए ही अनिका वहां से जाने ही वाली थी कि तभी उसके कानों में अब धनंजय पीरामल की आवाज आती है। क्योंकि जैसे ही अनिका वहां से मुड़ी तो उसके हल्के से कदमों की आवाज से ही एकदम से ही धनंजय पीरामल की आंखें खुल गई। जैसे ही धनंजय की आंखें खुली तो उन्होंने अनिका को देखा, इसलिए उसे मुड़ता हुआ देखकर अब धनंजय कहते हैं अरे बेटा अनिका, अब कैसी हो तुम बेटा, और हाँ राजीव कैसा है। अब अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है पापा वो राजीव चाचा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है, बाकी तो उन्हें होश में आने के बाद ही पता चलेगा। अब अनिका की ये आवाज़ सुनकर अब सभी की ही एकदम से ही नींद खुलती है, क्योंकि वहाँ पर ही मौजूद लोग जिन की भी आंखें लग गई थी वो सब एकदम से उठ जाते हैं। और अब आकाश जल्दी से अपनी जगह से उठता है और पूछता है कि क्या हुआ है अनिका, वो ठीक तो है ना। अब आकाश की इस बात पर अब अनिका कहती है मेरे ख्याल से आप सभी को अभी के लिए सो जाना चाहिए, कल सुबह ही उनकी हेल्थ के बारे में कुछ पता चलेगा। ये सुनते ही अभी आलिशा कहती है हमें नींद नहीं आएगी अनिका। इस बात पर अब अनिका फिर से कहती है देखो आलिशा, मैं जानती हूँ कि आप उनके बारे में बहुत ही चिंतित है, आपको उनकी चिंता हो रही है, लेकिन रात भर जागने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उनकी हेल्थ के बारे में तो मैं सुबह ही बता पाऊंगी। और तुम्हारी हेल्थ पर भी तो इसका असर हो सकता है ना, क्योंकि अगर तुम पूरी रात ऐसे ही जाग कर निकालोगी तो वो तुम्हारी भी हेल्थ के लिए तो ठीक नहीं है। इसलिए मेरी मानो और अभी के अभी सभी जाकर अपने अपने कमरों में सो जाओ।
ये कहते हुए ही अब अनिका करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल की तरफ देखती है तो वो दोनों भी अभी आकाश और आलिशा को ही समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे ही अब अनिका ने उन दोनों की तरफ देखा तो अब धनंजय और करण ये समझ जाते हैं कि अनिका उन्हें समझाने के लिए बोल रही है, क्योंकि अनिका अपनी तरफ से तो बोलकर देख चुकी थी। अब उसे उम्मीद थी तो करण और धनंजय से, क्योंकि अगर अनिका के कहने से वो नहीं माने तो शायद वो उनसे सीनियर है, उनकी रिस्पेक्ट करते हुए शायद वो ये मान जाए। और अब उसी को देखकर वो दोनों अब उन्हें समझाते हैं जैसे तैसे उन दोनों को अब करण और धनंजय ने समझा दिया था। उन दोनों को समझाकर वो दोनों अब आकाश और आलिशा को उनके रूम में भेज देते हैं। तो वहीं अब अनिका उनसे कहती है आप दोनों भी प्लीज जाकर आराम कर लीजिए। अब अनिका की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं अनिका बेटा रोहित कहाँ है, रोहित दिखाई क्यों नहीं दे रहा। धनंजय पीरामल के इस सवाल पर अब अनिका को उसकी आंखों में एक उदासी सी दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो उसकी आंखों में साफ साफ देख पा रही थी कि वो रोहित के लिए चिंतित हैं। वो रोहित के लिए उनका जो प्यार था उनकी उसकी वजह से वो परेशान भी नजर आ रहे थे। अनिका अब उन्हें कहती है कि पापा अभी आप जाकर सो जाइए और मिस्टर मारवा से आप बाद में बात कर लीजिएगा, वो यहीं पर ही हैं। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं पता नहीं बेटा वो बाद कब आएगा। मैं तो बस उसी पल का ही इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो वक्त आ ही नहीं रहा है। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब एलिवेटर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं करण गुलेरिया अभी अनिका से कहते हैं बेटा मेरे दोस्त पर इस वक्त क्या बीत रही है इस बात को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक बाप हूँ। अनिका धनंजय इतने वक्त से रोहित से ही दूर रहा है और अब उसका भी मन करता है कि वो अपने बेटे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, उसका बेटा उसके साथ रहे, उसकी आंखों के सामने रहे। और जब से डिज्नीलैंड से हम सब आए हैं तुम तो फिर भी आज हम सब के साथ हो, क्योंकि तुमसे तो हम आज मिल ही लिए हैं, लेकिन रोहित तो उसके बाद भी अब अपने पापा के साथ उसे रहना चाहिए। रोहित के नाम पर अब करण गुलेरिया ने पोज दे दिया और अब वो अपने आगे की बात कहते हैं कि मेरे ख्याल से रोहित को अपने पापा के साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहिए। इस बात पर अब अनिका कहती है पापा आप तो मिस्टर मारवा के काम करने के तरीके को जानते ही हैं ना, वो इन दिनों काफी बिजी हैं, इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। अनिका की बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं बेटा एक बार रोहित से कहो कि वो थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने पापा के साथ बिताए। इस बात पर अब अनिका कहती हैं ठीक है पापा मैं मिस के बारे में मिस्टर मारवा से बात करती हूँ और हाँ अब मैं बच्चों से मिलकर आती हूँ। अनिका की ये बात सुनकर अब करण गुलेरिया कहते हैं बेटा वो तीनों बच्चे तो अभी अपनी दादी माँ और बड़ी मौसी के साथ राजमहल में गए हुए हैं, वो क्या है ना कि वो भी यहाँ पर नहीं है। अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका एक लंबी और गहरी सांस लेती है। अब करण गुलेरिया अब अनिका से कहते हैं धनंजय ने शायद ये पहले ही भाप लिया था कि शायद राजीव को यहाँ लाने की जरूरत पड़ सकती है, और जितना मैं धनंजय को जानता हूँ वो राजीव पर भरोसा नहीं कर सकता है। शायद यही सब सोचकर ही उसने आयशा और बच्चों को यहाँ से राजमहल में शिफ्ट कर दिया। अपने पापा की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है पापा उन्होंने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है, आई हैव नो डाउट। अगर यहाँ पर मैं और रोहित भी होते तो शायद उनकी जगह यही डिसीजन लेते, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो बच्चों को सेफ रखना है और साथ के साथ हमें राजीव चाचा को भी तो बचाना था। ये सुनते ही अब करण गुलेरिया अपने हाथ को अब अनिका के सिर पर रखते हैं और कहते हैं बेटा गॉड ब्लेस यू। इसके बाद वो अब अनिका को गुड नाइट बोलकर अब एलिवेटर से अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अनिका भी अभी स्टेयरकेस से फर्स्ट फ्लोर पर आ जाती है और वहां जाने के बाद अनिका अब अपने रूम में जाकर अब शावर लेने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद अनिका जब शावर लेकर आ जाती है तो वो अब अपने मन में यही सोचती है कि कितना बड़ा मौका था मेरे पास अपने एक सवाल का जवाब को जानने का, लेकिन मैंने यहाँ पर आना चुना। कल राजमहल जाकर सबसे पहले मैं बच्चों से और आयशा माँ से मिलती हूँ, और वैसे भी परसों की रेस को पूरा करने के बाद मुझे जहांगीर से भी तो मिलना है।
और उसके बाद फिर मुझे वापस भी तो किंग के पहले वापस भी तो जाना है। क्या मिस्टर मारवा तब तक आएंगे? क्या वो मेरी रेस को देखेंगे? मुझे नहीं लगता कि माँ उन्हें अब इतनी जल्दी छोड़ेंगी, क्योंकि जब तक उनकी भी प्रैक्टिस पूरी नहीं हो जाती तब तक शायद मिस्टर मारवा भी नहीं आ पाएंगे। यही सब सोचते हुए ही अनिका अब अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और कुछ ही देर में वो एक गहरी नींद में चली जाती है। इधर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अपने रूम में सो रही अनिका की जब आंखें खुलती हैं तो अब अपने बगल में देखने लगती हैं और कहीं ना कहीं उसे रोहित की अब इस कमरे में आकर याद आ रही थी, क्योंकि नॉर्मली अनिका जब भी अपनी आंखें खोलती थी तो मोस्टली टाइम रोहित उसे अपने बराबर में मिलता था। अपने इन्हीं ख्यालों को अपने दिमाग से हटाते हुए अनिका अब जल्दी से शावर लेने के लिए अपने बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अनिका शावर लेकर आती है तो वो अब जल्दी से रेडी होने लगती है। रेडी होने के बाद अब अनिका अपने बाथरूम कुछ देर के बाद अनिका अब अपने बाथरूम से होकर नीचे बेसमेंट की तरफ जाने लगती है। वहां पहुंचने के बाद अब अनिका सीधा ही लैब के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो देखती है कि एनी, जॉन और वो किंग की स्टैचू ये तीनों ही अभी राजीव गुलेरिया के पास ही खड़े हुए थे। जैसे ही अनिका वहां पर आई तो अब एनी ने अनिका से कहा, मैडम मुझे और जॉन को स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को अभी ट्रेनिंग देनी है, क्योंकि ये उनकी ट्रेनिंग का टाइम है। लेकिन हाँ, आप यहाँ पर हैं तो मैं कैसे ये सब करूँगी? किसी को हम पर शक हो गया तो? इस बात पर अब अनिका कहती है, तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ एनी, मैं अभी राजमहल के लिए निकल रही हूँ। जब तक मैं वहाँ पर रहूँगी तुम यहाँ पर अपना काम कर सकती हो। इससे उन्हें किसी को भी दो अनिका नहीं दिखेगी। इस बात पर अब एनी कहती है, आप वहाँ जा रही हैं, अगर किसी ने यहाँ पर किसी को बता दिया तो इस बात पर अब अनिका कहती है, बात तो सही है तुम्हारी, एक काम करो मैं यहीं पर हूँ, तब तक तुम और जॉन यानी कि अनिका और रोहित बनकर उन्हें ट्रेनिंग दो। तब तक मैं भी कहीं पर ही भी नहीं जा रही हूँ। इस बात पर अब एनी कहती है, ओके मैडम। ये कहते हुए ही एनी अब अनिका बनकर जॉन के साथ लैब से बाहर निकलकर अनिका के रूम की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में वो दोनों अब उनके रूम में आ जाते हैं और अब वो रूम से बाहर निकलकर अब स्टेयरकेस से नीचे आ जाते हैं। जॉन और एनी, रानिका और रोहित बनकर वो दोनों अभी वहां पर प्रैक्टिस के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ ही देर में यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी अब अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए वहां पर आ जाते हैं। उनके आने के बाद अब एनी कहती है, जल्दी से सभी गार्डन में चलते हैं। ये सुनते ही अब सभी एनी और जॉन के साथ गार्डन की तरफ चलने लगते हैं और उनकी प्रैक्टिस भी अब वहीं पर ही शुरू हो जाती है। अब अनिका और रोहित यानी कि एनी और जॉन ये दोनों ही पूरी ही तैयारी के साथ अब उस प्रैक्टिस को फिर से शुरू करते हैं। वहीं अनिका अभी राजीव गुलेरिया की कंडीशन को अभी एग्जामिन करने लगती है, क्योंकि अभी उसके ऑपरेशन पिछली रात उसका ऑपरेशन हुआ था। तो अब अनिका उसको अच्छी तरह से एग्जामिन करती है कि उसके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है। राजीव को पूरी तरह से एग्जामिन करते हुए ही अनिका के दिमाग में अभी बहुत सी चीज़ें चल रही थी। उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे, लेकिन वो अभी अपने पापा से नहीं मिल सकती थी, क्योंकि अब अनिका को ये सवाल अपने पापा से करने थे। अनिका अब अपना फ़ोन निकालकर अब अपने ब्लैक कैट के अकाउंट को ओपन करती है और उसके फ़ोन पर अब एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा हुआ था, मैडम ये लोग कुछ खतरनाक करने वाले हैं। आपने जो लोकेशन मुझे भेजी हुई थी वहाँ पर मैं हूँ। मैंने कई बार कोशिश की रोबिन तक पहुँचने की, लेकिन मैं उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। मैं रोबिन तक अभी तक पहुँच ही नहीं पाया हूँ। इस मैसेज को पढ़ने के बाद अब अनिका एक गहरी सोच में चली जाती है। अब वो कुछ सोचती है और वो यही सोचती है कि सब ठीक तो है ना, रोबिन ठीक तो है ना। यहाँ अनिका भी सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर अब आर्या मूर्ति वाले नंबर पर अब मोनिशा का फ़ोन आ रहा था। इतने वक्त के बाद मोनिशा का नंबर देखकर अब अनिका को याद आया कि नेक्स्ट वीक तो मोनिशा की वेडिंग है, जिसके लिए उसने अनिका को पहले ही इनवाइट किया था। लेकिन अपने काम के चक्कर में अनिका के माइंड से ये सब स्किप हो गया था। अब यही सोचते हुए ही अनिका अब अपने आसपास उस वॉइस चेंजर डिवाइस को ढूंढने लगती है, जिसको लगाकर अनिका हमेशा से ही आर्या मूर्ति बनकर कॉलेज में जाती थी। जैसे ही वो टैब
कुछ देर तक इधर उधर ढूंढने के बाद अब अनिका को फाइनली वो एआई वॉइस चेंजर अब मिल गया था। अब अनिका जल्दी से अब वो उसे अपने कपड़ों में फिक्स कर देती है और जब वो अपना फ़ोन उठाती है तो उसका फ़ोन तब तक डिस्कनेक्ट हो चुका था। अनिका अब अपने फ़ोन से फिर से मोनिशा को बैक कॉल करती है। जैसे ही अनिका ने उसे बैक कॉल किया तो सामने से मोनिशा की आवाज़ आती है, हाय आर्या, हाउ आर यू, आई होप तुम ठीक होगी। इस बात पर अब अनिका भी कहती है, हाँ मोनिशा मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। अनिका की इस बात पर अब मोनिशा कहती है, मैं तो ठीक हूँ, बस तुम्हें याद दिलाने के लिए मैंने फ़ोन किया है कि नेक्स्ट वीक तुम्हें मेरे गांव आना है, वहीं से ही मेरी शादी होगी। इस बात पर अब अनिका कहती है, यार मैं कोशिश जरूर करूँगी लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ। इस बात पर अब मोनिशा कहती है, मैं कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनने वाली हूँ, तुम्हें आना है तो बस तुम्हें आना ही होगा, दैट्स फाइनल। इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मैं ट्राई करूंगी। अनिका ने ये कहा ही था कि तभी उसके कानों में अब मोनिशा की फिर से आवाज़ आती है कि क्या तुम्हारी केल्विन से कोई बात हुई है क्या पिछले कुछ दिनों से। इस बात पर अब अनिका भी सोच में पड़ जाती है और अब उसे याद आता है कि केल्विन सच में कितना बिजी हो गया था। हो ना हो जरूर मिस्टर मारवा ने ही उसे कुछ करने के लिए दिया होगा, तभी तो शायद वो इतना बिजी होगा। अनिका भी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में फिर से मोनिशा की आवाज़ आती है, हेलो आर्या, आर यू हियर और नॉट। मोनिशा की आवाज़ से अनिका अब अपने सेंस में आती है और अब वो मोनिशा से कहती है कि मैं कॉलेज जाकर एक बार केल्विन से ज़रूर मिलूंगी, क्योंकि मेरी भी उससे कोई भी बात नहीं हुई है, लेकिन हाँ वो ज़रूर कॉलेज में मिलेगा। इस बात पर अब मोनिशा कहती है, ओ डार्लिंग आर्या, यू आर टू गुड, लव यू एंड येस आई एम वेटिंग फॉर यू एंड केल्विन। इसके बाद कुछ देर तक अब मोनिशा और अनिका एक दूसरे से ही बातें करते हैं और फिर अनिका अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और अब वो यही सोचती है कि मेरे ख्याल से अभी सच में मुझे कॉलेज चले जाना चाहिए, इसी बहाने मैं केल्विन से भी मिल लूँगी और जब तक मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी तब तक एनी अनिका बनकर यहाँ पर अपना काम भी संभाल लेगी, क्योंकि अगर मैं कॉलेज में जाऊँगी तो कॉलेज में तो ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मेरे वहाँ होने पर यहाँ पर एनी को देखकर कोई भी सवाल करेगा। यही सब सोचते हुए ही अनिका अब जल्दी से अपनी जगह से उठकर अब अनिका उस स्टैचू को राजीव गुलेरिया से रिलेटेड सारे ही इंस्ट्रक्शन को देने लगती हैं और फिर वो उसे कहती हैं कि ध्यान देना, जब इन्हें होश आएगा तो प्लीज़ सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म कर देना। इस बात पर अब वो स्टैचू भी कहती है, ओके मैडम, वैसे आपको याद है ना कि हमें कल वापस भी जाना है यहाँ से। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। ये कहते हुए ही अब अनिका वहाँ से अपना आर्या मूर्ति वाला मास्क को ढूंढने लगती है। अनिका को याद था कि लास्ट टाइम अनिका ने उस मास्क को उस दिन यूज किया था जब उसे प्ले में परफॉर्म करना था। कुछ देर तक उस मास्क को ढूंढने के बाद अनिका को अब अपना मास्क मिल जाता है और अब वो जल्दी से अपने मास्क को पहन लेती है और अब वो लैब से बाहर निकल कर आ जाती है। बाहर निकलने के बाद इसके बाद अब अनिका अपनी गाड़ी में बैठकर अब अपने पैलेस से बाहर निकलकर सीधा ही पेरिस मैनेजमेंट कॉलेज की तरफ जाने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ अपने गांव में पहुँच गई मोनिशा अभी अपने रूम में बैठी कुछ सोच ही रही थी कि तभी उसकी मम्मी अब उसके रूम में आकर अब उससे कहती है, बेटा तुम्हारी होने वाली मदर इन लॉ आई हैं, वो तुमसे मिलना चाहती हैं। अब अपनी मम्मी की इस बात पर अब मोनिशा कहती है, ओके मम्मी आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। मोनिशा इधर अपनी ड्रेसिंग मिरर के सामने अभी हल्का सा टचअप करती है अपने मेकअप का और एक बार खुद को अच्छी तरह से देखने के बाद वो अब अपने मन में यही सोचती है कि कोई कमी तो नहीं है ना। इससे एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद मोनिशा जब अपने रूम से बाहर निकल कर आती है तो सामने उसकी सच में होने वाली मदर इन लॉ बैठी हुई थी और उनके साथ कोई और भी आए हुए थे। मोनिशा वहाँ पर आकर अब सभी को ही नमस्ते कहती है तो वो औरत अब कहती है, कैसी हो बेटा। इस बात पर अब मोनिशा भी जवाब देती है, कहती है, ठीक हूँ मैं, आप कैसी हैं।
मोनिशा की इस बात पर अब वो औरत कहती है, मैं भी अच्छी हूँ और हाँ ये मेरी बहन है। इस बात पर अब मोनिशा उन्हें भी ग्रीट करती हैं। कुछ देर तक वो सभी अब आसपास में आपस में बातें करते हैं और उसके बाद वो दोनों औरतें अब मोनिशा और उसकी फैमिली को बाय बोलकर उनके घर से चले जाते हैं। इधर अपनी गाड़ी के पास जाने जैसे ही वो दोनों ही औरतें अपनी गाड़ी के पास पहुंचती हैं तो अपनी गाड़ी के पास पहुंचने के बाद वो अब अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो अपने ड्राइवर से कहती हैं कि जल्दी चलो यहाँ से। ये सुनते ही अब उनका ड्राइवर भी अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। उस गाड़ी में बैठी औरत अब कहती है, क्या तुम्हें यकीन है कि इस शादी के जरिए हम अपने काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकते हैं? इस बात पर अब उनके सामने बैठी शीला कहती है, बिल्कुल सही प्लान है मेरा। हमें जिन लोगों पर उस वायरस का एक्सपेरिमेंट किया है अब वो सभी तैयार हैं और जैसे ही वो सभी बाहर आएंगे तो कोहराम मचेगा और उनके लिए एक शादी की प्लानिंग करना जरूरी था, क्योंकि इस शादी में ही तो इतने लोग आएंगे और हम इसी शादी में उन लोगों को खुला छोड़ देंगे। और इसके बाद अभी वो वायरस 8 लोगों पर अपना असर दिखा रहा है। उसके बाद इन 8 लोगों से वो वायरस 16 में जाएगा और 16 में जाने के बाद फिर वो 24 में, फिर 32 में, फिर 40 में, ऐसे ही ना जाने कितने ही लोग अब उस वायरस से इन्फेक्टेड होंगे और हमारा काम कितना आसान होता जाएगा। बस तुम्हें ध्यान देना है कि उन लोगों को कोई भी ना रोक सके, क्योंकि अब वो लोग यहाँ पर आने बहुत ही ज़रूरी हैं और ये काम सिर्फ इस शादी के होने से ही होगा। ये कहते हुए ही शीला अब जोर जोर से हंसने लगती है। तो वहीं दमयंती अब उससे कहती है कि और तुम्हारा वो नकली बेटा जिसे तुमने इस शादी के लिए तैयार किया है उसका क्या? इस बात पर अब शीला कहती है, मैं उसकी भी बलि इस काम के लिए चढ़ा दूंगी और इस बार मेरा मकसद जरूर पूरा होगा। इस बार मेरे मकसद को पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता और इससे कोई भी अगर जिसने भी अब इसे रोकना चाहा तो उसकी भी बलि अब इसके साथ ही होएगी। ये कहते हुए ही शीला अब जोर जोर से हंसने लगती है। तो वहीं इधर दूसरी तरफ इधर राजमहल में आयशा भी अपने रूम से निकलकर बच्चों के रूम की तरफ जाने लगती है। तो वो उसे रास्ते में अब धनंजय का रूम दिखाई देता है जो कि अभी भी खुला हुआ था। सर्वेंट उस रूम की साफ सफाई कर रहे थे। अभी आयशा जैसे ही वहां से गुजरी तो आयशा का मन कर रहा था कि एक बार वो इस रूम में जाकर देखे, लेकिन उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे इस रूम के अंदर जाना भी चाहिए या नहीं। कहीं अगर वो इस रूम के अंदर गई तो कहीं धनंजय को तो इसके बारे में बुरा ना लग जाए। वो अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव था, पहले भी बहुत ही पॉजिटिव था और हो सकता है आज भी उतना ही हो। वो तो अपने दोस्त को भी कभी अपनी चीज़ें शेयर नहीं कर सकता था। यहाँ आयशा मारवा भी अपने ख्यालों में ही थी कि तभी उसके कानों में वहाँ पर रिया की आवाज़ आती है। रिया कहती है, दादी माँ। ये सुनते ही अभी आयशा मारवा अपने ख्यालों से बाहर आती है और वो कहती है, हाँ बेटा मैं आ रही हूँ। ये कहते हुए ही आयशा मारवा अब रिया की तरफ जाने लगती है और वो जैसे ही अब रिया से मिलती है तो रिया उनसे पूछती है, दादी माँ दादाजी आ गए क्या? इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है कि बेटा वो तो मुझे पता नहीं है, चलो पहले ब्रेकफास्ट करते हैं और हाँ उसके बाद ही आप अपने दादू से बात करना। अब अपनी दादी की इस बात पर अब रिया कहती है, ठीक है दादी माँ जल्दी से नीचे चलिए, सभी हमारा वेट कर रहे होंगे। इस बात पर अब आयशा मारवा कहती है, हाँ बेटा हम चलते हैं। यहाँ पर आयशा मारवा और रिया दोनों ही अभी नीचे जाने लगती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में अब तक आलिशा की आंखें खुलती है तो वो जल्दी से अब उठकर बैठ जाती हैं, क्योंकि बीती रात जब धनंजय और करण के समझाने के बाद यहाँ पर आलिशा अपने वहाँ पर बेड पर आकर लेट गई थी, क्योंकि पूरे दिन की थकान की वजह से उसकी आंखें लग गई थी और इसलिए वो जल्दी से उठकर अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर के बाद जब वो शावर लेकर आती है तो वो जल्दी से रेडी होकर अब अपने रूम से बाहर निकलकर सीधा ही एलिवेटर के पास जाने लगती है। जैसे ही वो वहाँ पर एलिवेटर के पास पहुँचती है तो वहाँ जाने के बाद अब आलिशा ने ग्राउंड फ्लोर के बटन को प्रेस कर दिया था और वो जैसे ही अब ग्राउंड फ्लोर पर पहुँचती है तो वो देखती है कि वहाँ पर मिस्टर करण गुलेरिया, आकाश गुलेरिया और उनके मामा जी धनंजय पीरामल वहीं पर ही बैठे हुए थे।
उन तीनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ सोच रहे थे। आलिशा जब उनके पास गई तो उन्होंने अब सभी को ही पहले तो गुड मॉर्निंग विश किया और फिर उनसे पूछा कि अब कैसी तबीयत है उनकी। आलिशा के इस सवाल पर अब करण गुलेरिया कहते हैं, मैंने अनिका से इसके बारे में पूछा था। उसने कहा था कि जब तक उन्हें होश नहीं आ जाता वो कुछ भी नहीं कह सकती है और अब तक उन्हें होश नहीं आया है। हमारे पास सिर्फ अभी इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। करण गुलेरिया की यह बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, इसका मतलब अभी तक उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, क्योंकि अगर उनके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट होता तो अब तक तो उन्हें होश आ चुका होता। अब आलिशा की इस बात पर अब करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल दोनों ही हाँ में अपना सिर हिला देते हैं कि तभी अब हेड सर्वेंट ने सभी से कहा कि सर ब्रेकफास्ट रेडी है। सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल आकाश और आलिशा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, देखो चिंता अपनी जगह है, लेकिन हमें अपनी हेल्थ का भी तो ख्याल रखना चाहिए। हालांकि उसका ऑपरेशन हो चुका है, कुछ चीज़ें हम ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देते हैं, इसलिए चलो अब पहले कुछ खा लो, इसके बाद ही हम इन सब चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। धनंजय की इस बात पर अब आकाश और आलिशा दोनों ही कहते हैं कि नहीं, हमारा मन ही नहीं है कुछ भी खाने का। अब उन दोनों की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया कहते हैं, तुम दोनों के ना कहने से राजीव जल्दी से ठीक तो नहीं होने वाला है ना, उसे रिकवर होने में टाइम तो लगेगा। और ये बात तो तुम दोनों भी अच्छी तरह से जानते हो कि अगर हमारे शरीर में कोई भी जख्म होता है तो वो इतनी जल्दी ठीक नहीं होता, इसलिए उन जख्मों को भरने में उन्हें समय चाहिए। ये कहते हुए ही अब करण गुलेरिया धनंजय पीरामल की तरफ देखने लगते हैं और वो दोनों आंखों में अब कुछ बातें करते हैं। इसके बाद वो दोनों अभी डाइनिंग टेबल पर जाकर अपने हाथ में एक एक प्लेट लेकर नाश्ते को उसमें रखते हैं और अब वो दोनों ही अब उस नाश्ते को रखकर आकाश और आलिशा के पास उनकी प्लेट लेकर आकर अब बैठ जाते हैं और अब वो दोनों ही अपने हाथों से अब उन्हें ब्रेकफास्ट खिलाते हैं। पहले तो आकाश और आलिशा ने खाने से मना कर दिया था, लेकिन करण और धनंजय के फोर्स करने की वजह से वो दोनों अभी थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वहाँ अब तक एनी और जॉन ने स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आज की ट्रेनिंग भी पूरी दे दी थी। उन दोनों ने उन्हें अभी ब्रेक दिया हुआ था, क्योंकि ये प्रैक्टिस काफ़ी लंबी चल गई थी, इसलिए अब उन्हें थकावट की वजह से एक ब्रेक चाहिए था। इसलिए अब एनी और जॉन जब तक उनका ब्रेक था तब तक वो बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के ऑफिसर भी अभी अंदर आ जाते हैं। जैसे ही वो सभी अभी अंदर आ जाते हैं तो धनंजय पीरामल अभी इंस्पेक्टर अब्बास से कहते हैं, मिस्टर अब्बास, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अब धनंजय की ये बात सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं, मिस्टर पीरामल, मैं बस फ्रेश होने के बाद आपसे बात करने के लिए आता हूँ। ये सुनते ही अभी धनंजय पीरामल हाँ में अपना सिर हिला देते हैं। इधर भूमिका भी अब सभी के पास आकर कहती है कि आप सब ठीक तो है ना ताऊ जी, इस बात पर आप सब ठीक तो है ना ताऊ जी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुम पहले जाओ, उसके बाद बात करना, पहले तुम फ्रेश होकर आओ, हम बाद में बात करेंगे। इस बात पर अब भूमिका कहती है, ठीक है ताऊ जी, मैं बस थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर आती हूँ। ये कहते हुए ही भूमिका और निखिल दोनों ही अभी अपने कमरे की तरफ जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में इधर अपने रूम में बैठा हुआ धीरज मारवा अभी यही सोच रहा था कि आखिर रोहित को हुआ क्या है। मैं कब से यहाँ पर आया हुआ हूँ, वो मुझसे भाग क्यों रहा है, वो मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहता। जब भी मैं उससे बात करने की कोशिश करता हूँ तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता है। पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया, माना कि उसकी याददाश्त चली गई है, लेकिन ऐसा बिहेवियर तो उसने कभी भी नहीं किया मेरे साथ। समझ में ही नहीं आता कि आखिर उसे हुआ क्या है। कल भी जब मैं उसके रूम में गया था तो वो मीटिंग के बहाना बनाकर अपने ही रूम से बाहर निकल गया था। समझ में ही नहीं आता कि आखिर रोहित को क्या हुआ है, क्या बात हो सकती है जो वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। जहाँ एक तरफ धीरज मारवा को रोहित का बिहेवियर अजीब लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ हंसराज मारवा ने अभी आयशा मारवा को किडनैप करने की पूरी प्लानिंग कर ली थी।